अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की, दैट इज लाइसोसोम. इट इज ऑल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, बट इज इट इज सिंगल लेयर्ड. कौन सी कितनी लेयर्ड होती है? सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है. सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन, राइट. जो लाइसोसोम्स होते हैं वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, दैट इज लाइसिस एंड सोमा. लाइसिस मीन्स होता है डिसोल्यूशन एंड सोमा मीन्स बॉडी. सो डिसोल्यूशन बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके जो अपने अंदर बॉडीज को डिसॉल्व कर देती है, राइट. जो डिसॉल्व करने की ताकत रखती है, यानी इसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी या कोई भी स्ट्रक्चर जब इसके पास आती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको डाइजेस्ट कर देती है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास कुछ, तो उसकी प्रेजेंस होने की वजह से कोई भी बॉडी डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. ये प्रेजेंट होती है इन ऑल यूकैरियोट एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, ईस्ट, यूग्लिना एंड रूट टिप सेल्स ऑफ द मेज. तो यहाँ पर ये एब्सेंट होती है. मैच्योर आरबीसी, ईस्ट एंड यूग्लिना एंड रूट टिप सेल्स ऑफ द मेज के अंदर ये एब्सेंट होती है. जनरली स्फेरिकल होती है इस शेप में. अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. ये सिंगल लेयर्ड होती है. ये भी ट्राइलेमिनार होती है एंड लिपोप्रोटीनियस नेचर की होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. लाइसोसोम के ग्राउंड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, राइट. अब हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की. जो स्ट्रक्चर होती है वो लाइसोसोम होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर का होता है. मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर बहुत सारे साइज एंड शेप के बेसिस पे टाइप्स पाए जाते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज अ गोल्जी बॉडी, राइट. गोल्जी बॉडी से मैंने जब उसके फंक्शंस पे बात करी तो मैंने बताया था कि उससे प्राइमरी लाइसोसोम बनता है, राइट. सो जब यहाँ पर से एक स्फेरिकल वेसिकल्स के रूप में, कुछ सब्सटेंसेस के रूप में एक वेसिकल पिंच ऑफ होने लग जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स. प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं उसके पास सिर्फ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब कुछ स्टोरेज सब्सटेंस हो सकता है. स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में एग्जांपल हम याद कर सकते हैं ग्लाइकोजन. तो इसके पास ग्लाइकोजन प्रेजेंट हो सकता है या फिर कोई भी प्रोटीन या लिपिड प्रेजेंट हो सकता है, राइट. लेकिन इसके पास जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है इसके पास एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव नेचर के होते हैं. मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट थे वो कैसे हैं? अभी इनएक्टिव स्टेट के अंदर है, वो एक्टिव नहीं है. तो इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं इनएक्टिव एंजाइम, राइट. तो प्राइमरी लाइसोसोम इसका एक स्ट्रक्चर होती है जो कि बहुत छोटे साइज की होती है और स्फेरिकल इन शेप होती है, जिसके पास स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी अदर माइक्रो सेल ऑर्गेनल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ईआर के फ्रेगमेंट के साथ कंबाइन हो जाती है, जब ये इसको अंदर ले लेती है, अपनी तरफ ले लेती है, तो इसको कहते हैं ऑटोलाइसोसोम या फिर ऑटोफेगोसोम. ऑटोलाइसोसोम इसलिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर ले लिया है. सो प्राइमरी लाइसोसोम व्हेन अटैच्ड विद द माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर फ्रेगमेंट दैट इट इज नोन एज ऑटोलाइसोसोम या फिर ऑटोफेगोसोम्स. क्योंकि इसने अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को खा लिया, अपने ही पार्टिकल्स को खा लिया, इसलिए बोलते हैं इसे ऑटो. एंड फेगोसोम इसने अंदर की तरफ ले लिया इसलिए इसे हम बोलते हैं फेगोसोम. अगर कोई फेगो पार्टिकल बाहर से आया है, कहाँ से आया है? पार्टिकल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल्स, इसको बोला है हमने. यहाँ तो जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो इनर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट थे, सेम सेल के प्रेजेंट थे. लेकिन अगर कुछ पार्टिकल्स आउटसाइड ऑफ द सेल को आया तो उसे हम बोलेंगे फेगोसोम्स, क्योंकि लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं तो इसलिए हमें फेगोसोम बोलते हैं. ये फेगोसोम जब प्राइमरी वैक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जो बाहर से आए हैं, राइट, कुछ पार्टिकल्स जो बाहर से आए हैं उनके साथ जब अटैच्ड हो जाते हैं तो वो कंबाइन करके बनाते हैं हेट्रोफेगोसोम्स. क्योंकि ये बाहर से आए हैं इसलिए इसका नाम होता है हेट्रो, और फेगोसोम से मिलके बने होते हैं इसलिए बोलते हैं हेट्रोफेगोसोम्स. इसके अंदर इसको दूसरा नाम होता है डाइजेस्टिव वैक्यूल. डाइजेस्टिव वैक्यूल मतलब इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, राइट.
डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स था उसके पास इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे, लेकिन जो डाइजेस्टिव वैक्यूल हेट्रोफाइगोसोम्स है उसके पास एंजाइम कैसे हैं, एक्टिव। अब कुछ एक पार्टिकल्स होते हैं डाइजेस्ट कर दिए, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो उसने डाइजेशन कर दिया होगा, ठीक है। अब कुछ डाइजेशन हो गया, लेकिन कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स बच जाते हैं जिसको अब हम एक्सक्रीट आउट करना है बॉडी से, राइट। तो वो किसके रूप में पिंच ऑफ होते हैं बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल बॉडी। सो ऑटोफैगोसोम में भी कुछ डाइजेस्ट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसे हम बोलते हैं, वो रेजिडुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह हेट्रोफैगोसोम भी लास्टली किस में कन्वर्ट होती है, रेजिडुअल बॉडी के अंदर। जो ये ऑटोफैगोसोम है एंड हेट्रोफैगोसोम एंड रेजिडुअल बॉडी, ये तीनों ही इसमें आते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सेकेंडरी लाइसोसोम। तो दो तरह के लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कहाँ से बने हैं, गोल्जी बॉडी से बने हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम कहाँ से बने हैं, फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम। ये तीन तरह के होते हैं, ऑटोफैगोसोम, या दूसरा है हेट्रोफैगोसोम, एंड थर्ड वन इज रेजिडुअल बॉडी। जो लाइसोसोम होते हैं उसके पास अबाउट 50 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 50 डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन एंजाइम्स को बोलते हैं हम हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज, विच इज एबल टू डाइजेस्ट या हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल पॉलीमेरिक कंपाउंड। सारे मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये वर्क करती है इन एसिडिक पीएच। अबाउट पीएच कितना होता है, पीएच इज अबाउट 5, राइट। देयरफॉर दे आल्सो नोन एज एसिड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं इनको हाइड्रोलिसिस कहते हैं और ये एसिडिक पीएच में काम करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। इसके अंदर जो एंजाइम्स के नाम होते हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। दैट इज न्यूक्लियसिस, यानी न्यूक्लिक एसिड को जो डाइजेस्ट करेंगे उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियसिस। फॉस्फेटेसिस, जो फॉस्फेट ग्रुप को डाइजेस्ट करेंगे उन्हें बोलते हैं फॉस्फेटेस। लिपेसिस, जो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटीएस, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ग्लाइकोसिडिक, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या को जो डाइजेस्ट करेगा उन्हें बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक्स, ग्लाइकोसिडेज। एंड सल्फेट ग्रुप को जो डाइजेस्ट करेंगे उन्हें बोलेंगे हम सल्फेटेज। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। तो फर्स्ट फंक्शन इज ऑटोफैगी। ऑटोफैगी या फिर ऑटोडाइजेशन, जब वो अपने ही सेल के कम पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देती है। जैसे कि जब ईआर है वो खत्म हो गया, वो मैच्योर हो गया, अब उसकी हमें वो ओल्ड हो गया तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ओल्ड ईआर, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ओल्ड गोल्जी बॉडी, तो जब इसकी ज़रूरत नहीं होती, अब हमें नए बनाने और पुराने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, डाइजेस्ट करना है, तो वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो इस प्रोसेस को जब सेम सेल के ही ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या कोई और अदर पार्टिकल जब हम डाइजेस्ट करवाते हैं लाइसोसोम्स के दौरान, तो उसे बोलते हैं ऑटोफैगी या फिर ऑटो डाइजेशन। दूसरा है टर्म फंक्शन है इसका हेट्रोफैगी, जब कोई बाहर से पार्टिकल आता है, जो पार्टिकल्स फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द सेल आता है और उसका हम डाइजेशन लाइसोसोम में करवाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोफैगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेट्रोफैगी, राइट। एंड थर्ड वन इज नाउन एज ऑटोलाइसिस। कई बार क्या होता है, एक सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होता है, मतलब एक सेल है उसके अंदर ये एक लाइसोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाकी गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो सेल है वो खुद ही में बहुत पुराना हो गया, ये अब कैसे सेल है, एक ओल्ड सेल है, इसको अब हमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो लाइसोसोम होगा, राइट, वो लाइसोसोम क्या होगा, वो बर्स्ट आउट कर जाएगा और अपने सारे सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम्स आ गए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, सारी सेल ही खत्म हो जाती है, सारी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर
डाइजेस्ट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हम आइटोलाइसिस। इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्योंकि ये एक सेल को अगर हमें खत्म करना है तो क्या करना है, लाइसोसोम को बर्स्ट आउट करवा दो, उसके सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में आ गया यानी सेल डिस्ट्रॉय हो गया और उसने सुसाइड कर ली, तो इसे कहते हैं हम सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल। अगर लाइसोसोम बर्स्ट आउट कर गया तो पूरा सेल खत्म हो जाएगा यानी उसकी सुसाइड हो जाएगी। अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिजीज की। कई बार क्या होता है, जो रेजिडुअल बॉडीज होती है ना यहाँ पर प्रेजेंट होती है, उनमें कुछ स्टोरेज चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से स्टोरेज डिजीज हो जाती है, जैसे कि पॉम्स डिजीज होती है। पॉम्स डिजीज के अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रेजिडुअल बॉडीज के अंदर ग्लाइकोजन की स्टोरेज होना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसे हम बोलते हैं पॉम्स डिजीज। और हेपेटाइटिस, इसके अंदर बिलीरुबिन वगैरह की कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन, इसको बोलते हैं हम हेपेटाइटिस। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, जब सेल के बाहर डाइजेशन होती है तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, राइट। सो इट इज ऑल्सो हेल्प इन, जैसा कि एक अभी बताया था कि ये जो गोल्जी बॉडी है वो गोल्जी बॉडी थी, जो हमने गोल्जी बॉडी में बात करी थी, वो एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती थी, राइट। एक्रोसोम क्या है, ये एक पॉइंटेड पोर्शन है या फिर हेड पोर्शन है फाउंड इन द स्पर्म ऑफ द मेल सेल्स, राइट। तो एक्रोसोम ने क्या करना है आगे जाके, इसका फंक्शन क्या था, प्रो डाइजेस्ट द एग मेम्ब्रेन। तो इसको पास कुछ एंजाइम्स होने चाहिए तभी तो वो डाइजेस्ट कर पाएगा ना एग मेम्ब्रेन को। सो एक्रोसोम्स के पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं जिसकी वजह से वो एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर पाता है, उसको ब्रेक कर पाता है और उसके अंदर चला जाता है स्पर्म जो होता है, तो उस वो एंजाइम आते कहाँ से हैं, लाइसोसोम में प्रेजेंस होने की वजह से। सो एक्रोसोम हैज lysosome. So lysosome है digestive enzyme which digest the egg membrane. So lysosome इसके पास प्रेजेंट होता है और lysosome कौन क्या करता है आगे, digest the egg membrane due to presence of the protease, lipase and glycosidase. So it is the example of the extracellular digestion. If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.